अब हम देखें इन दोनों टाइप्स का जो पॉलीमराइजेशन था, इसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन में वही रहेगा कि इस प्रकार के बहुलकीकरण में जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपस में जुड़ती जाती हैं और कोई भी छोटा अणु एल्कोहल का, एमीन का, H2O का, कुछ भी एल्किल हैलाइड का, HX का कोई भी छोटा अणु अवयव में बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन या युगात्मक बहुलकीकरण में सिर्फ और सिर्फ जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, एकलक अणु होते हैं, वो आपस में जुड़ती जाती हैं और इस प्रकार से श्रृंखला या चेन आगे से आगे बढ़ती जाती है। इस कारण से जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसका एक नाम और लिया गया है, वो रखा गया इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण की दो प्रक्रियाएं प्रोसेस चल रही थी। फर्स्ट थी एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी युगात्मक बहुलकीकरण में सिर्फ मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो एक एक करके आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार से श्रृंखला या चेन है वो बढ़ती जाएगी। इस कारण से इस बहुलकीकरण का एक नाम और रखा गया, वो रखा गया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में इसका नाम रहेगा श्रृंखला वर्धी बहुलकीकरण, क्योंकि इस प्रकार की पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण में एकलक अणु होते हैं वो एक एक करके जुड़ते जाते हैं, श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। इस कारण से इसका दूसरा नाम आ गया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जब एकलक या मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़े पॉलीमर बनाते हैं, उसके साथ में कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट्स या को प्रोडक्ट है वो साथ में बाहर नहीं निकलता है। अब इसकी बात की जाए तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी इस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप में फर्स्ट वही आता है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी हिंदी में बोला जाए तो श्रृंखला प्रारंभक पद। दूसरा आता है इसमें चेन प्रोपोगेशन स्टेप, यानी श्रृंखला संचरण पद। और थर्ड आता है इसमें जब बहुलकीकरण की प्रक्रिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए तब आता है इसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। ठीक है, तो बहुलकीकरण की प्रक्रिया जो होती है एडिशन वाली, उसके भी 3 स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप श्रृंखला प्रारंभक पद, चेन प्रोपोगेशन स्टेप श्रृंखला संचरण पद और थर्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप श्रृंखला समापन पद। ठीक है, तो इसका सेकेंड नाम ये रहेगा, सिर्फ मोनोमर यूनिट्स जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। 3 स्टेप हो गए। चेन इनिशिएशन स्टेप आया, इसका मतलब इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन है उस रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी इनिशिएटर या प्रारंभक पदार्थ की आवश्यकता होती है। इनिशिएटर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभक पदार्थ। यानी ये जो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें श्रृंखला या जो ये आपका प्रोसेस होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, इसको इनिशिएट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हमें यहाँ पे किसी प्रारंभक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो 2 प्रकार से हो सकता है। या तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी इसकी जो मैकेनिज्म या क्रिया विधि होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। तो होती है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी मुक्त मूलक क्रिया विधि से भी हो सकता है, और सेकंड ये होता है आयनिक मैकेनिज्म से। ठीक है, आयनिक क्रिया विधि से भी ये हो सकता है। आयनिक क्रिया विधि के अंदर हो सकता है इसमें कैटायन बने, और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर एनायन बने। ठीक है, तो ये जो स्टेप होते हैं 3, ये जो मैकेनिज्म होती है इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की, ये 2 प्रकार के मैकेनिज्म से हो सकता है। फर्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सेकंड होता है इसमें आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में हो सकता है चेन इनिशिएशन और कैटायन के द्वारा, यानी चेन इनिशिएशन किसके द्वारा होता है, किस इसमें प्रारंभक पदार्थ है, इनिशिएटर क्या होते हैं, उसके आधार पर इसके मैकेनिज्म के 2 पार्ट किए गए। यदि यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप में जो इनिशिएशन यूज करते हैं प्रारंभिक पदार्थ, वो यदि फ्री रेडिकल हो, कोई रेडिकल हो, तब वो जो मैकेनिज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया विधि बोलते हैं। यदि वो कोई कैटायन हो या फिर वो कोई एनायन हो, तब वो क्या होती है, आयनिक मैकेनिज्म होती है। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर होती है, ज्यादा जो काम में ली जाती है, यूजफुल होती है, वो कौन सामान्य जो होती है वो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो मोस्टली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ही प्रोसीड होते हैं। जो प्रारंभक पदार्थ लेते हैं वो मोनोमर यूनिट होती है उसके साथ में जुड़कर उसको एक्टिव करता है,
फिर आगे से आगे श्रृंखला बढ़ती जाती है। जब सारे के सारे मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीमर बना लेते हैं, जब लगभग एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तब वहां पे बचे हुए जो फ्री रेडिकल है वो आपस में जुड़ करके चेन टर्मिनेशन यानी चेन को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कोई प्रारंभिक पदार्थ लिया जाएगा, प्रारंभिक पदार्थ रिएक्शन को स्टार्ट करने का कार्य करता है, यानी जो मोनोमर यूनिट्स हैं उसके साथ में जुड़ के उसको एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है, जिससे कि श्रृंखला आगे से आगे संस्कृत होती है। इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में मुक्त मूलक लिया गया या फिर कोई आयन लिया गया, आयन के रूप में केटायन भी ले सकते हैं, एनायन भी ले सकते हैं। इस आधार पे एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म 2 प्रकार की रहेगी। फर्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकंड रहेगी आयनिक मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल वाली है वो अधिक इंपॉर्टेंट इसमें मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल बढ़ते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। कौन कौन से पॉलीमर है ऐसे हैं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। देखें इसके अंदर अभी बोला यदि हम प्रारंभिक पदार्थ के रूप में यहाँ पे फ्री रेडिकल में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोक्साइड ही लिया जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली बात करें, जब एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है तो यहाँ पे हम मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है, तो यहाँ इनिशिएटर या प्रारंभिक पदार्थ के रूप में हमेशा ही क्या लिया जाता है, प्रोक्साइड लिया जाता है। ठीक है, ROOR की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप है वो हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में तो यही होता है, जो प्रोक्साइड होता है वो फ्री रेडिकल या इस प्रकार से मुक्त मूलक बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल है वो बन गए, ये बन गया फ्री रेडिकल FR। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे पॉलीथीन का कर लेते हैं। पॉलीथीन में देखें इस प्रकार से एथीन मोनोमर होता है, ये इसके बहुत सारे अणु होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके साथ में जुड़ते हैं। एक यहाँ पे फ्री रेडिकल ले लिया क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ है, रिएक्शन को इनिशिएट करने का कार्य करता है। ये अभी तक चेन इनिशिएशन स्टेप ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। इस प्रकार से श्रृंखला प्रारंभिक पद में आगे चलते जाएंगे और ये जुड़ गया इसके साथ में CH2। अब इसके ऊपर क्या आ गया, रेडिकल आ गया, ये भी रेडिकल है और ये इसमें क्या बन गया, एथिलीन का रेडिकल बन गया, ये बन गया इसमें एथीन का रेडिकल। ठीक है, अब आगे से आगे ये रिएक्शन है वो चलती जाएगी और लास्ट में इसमें से ये वाला यहाँ पे अलग हो जाएगा, आगे कोई रेडिकल बनेगा, यानी आगे नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से कोई आएगा, वो इस प्रकार से रेडिकल बनाएगा, इसके साथ में जुड़ेगा CH2 और यहाँ पे ये वाला जो रेडिकल है लास्ट में ये वाला इसमें से अलग हो जाएगा और लास्ट जो प्रोडक्ट बनना है वो आपका बनेगा इस प्रकार से CH2 आप यहाँ तक का उसमें N लगा देना, यानी ये बन गया यहाँ पे पॉलीथीन। इस प्रकार से एडिशन पॉलीमराइजेशन, देखो एथीन जुड़ा है, सिर्फ पॉलीथीन बना है इसके साथ में, प्लस में कोई भी प्रोडक्ट इसमें बाहर नहीं निकला है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सिर्फ मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं और साथ में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसमें बाहर नहीं निकलता, छोटा अणु है वो इसमें बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखें फर्स्ट ये पॉलीथीन वाला एग्जांपल हो गया। सेकंड हम एग्जांपल बात करें, अलग से पढ़ेंगे तीनों स्टेप इससे किस प्रकार से, सिर्फ एक बार एग्जांपल देखें कि कौन कौन से पॉलीमर ऐसे जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है उसके द्वारा बनते हैं। सेकंड बात करें तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी कि सेकंड जो इसका एग्जांपल आएगा जो बहुलक बनता है वो है इस प्रकार से लिख दिया CF2 डबल बॉन्ड CF2, 4 फ्लोरीन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा फ्लोरोएथीन। एन मोलिक्यूल डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं, यानी प्रोक्साइड होगा यहाँ पे, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में साथ में तो है ही, यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा वो कौन सा होगा, CF2N। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन भी बोल सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो इसकी मोनोमर यूनिट्स है टेट्राफ्लोरोएथीन, इसके नाम के आगे पॉली लगा दें तो क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन।
या फिर बोले टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है वो भी इसी से बनेगा, सिर्फ मोनोमर यूनिट्स हैं, साथ में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर नहीं निकला है। एन की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे लिखी जाएगी। ये हो गई इसमें सेकंड एग्जाम्पल। अब हमें देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। थर्ड एग्जाम्पल जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, देखिए थर्ड में आता है इसमें वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, एन मोलिक्यूल ले लें, इसको बोलते हैं हम विनाइल। ये इसको विनाइल बोलेंगे, जुड़ा हुआ है इसके साथ में क्लोराइड। शॉर्ट में इसको हम VC भी लिख सकते हैं, विनाइल और क्लोराइड। वही प्रोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा जो पॉलीमर बनेगा उसमें नाम क्या कर देंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बॉन्ड वापिस वैसे टूटने आ गए, CH2 CH Cl और ये N। इसको हम बोलते हैं, सिर्फ विनाइल क्लोराइड के आगे पॉली लगा देंगे तो क्या बनेगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में लिखा जाए तो PVC। शॉर्ट में कई बार इसके फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, PVC फुल फॉर्म क्या है और इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड है और इसकी मोनोमर यूनिट है वो विनाइल क्लोराइड है। देखिए इसको नेक्स्ट देखें, 4 नंबर जो एग्जाम्पल लिखेगा इसका। नेक्स्ट में आता है इसमें एक्रिलोनाइट्राइल। ये वाली यूनिट तो रहेगी, उसके साथ में इस प्रकार से एनिलीन, इसका नाम है यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AN, एक्रिलोनाइट्राइल। वही प्रोक्साइड आएगा, वही ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होंगे, CH2 CH और Cn, ये N। इसके नाम क्या क्या लगाना है, पॉली लगाना है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। शॉर्ट में लिखा है PAN। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है जिसमें इस नाम से जानते हैं हम, ओरलोन। ठीक है, ओरलोन भी इसी का नाम है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल का जो पॉलीमर है, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है, जिसे हम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या शॉर्ट में PAN बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरलोन। ये इसका कॉमर्शियल नाम है, इस नाम से ये मार्केट में मिलता है, ओरलोन के नाम से। ठीक है, तो PAN की फुल फॉर्म क्या रहेगी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जो कि इस बहुलक से ये जो मोनोमर यूनिट है एक्रिलोनाइट्राइल AN से यहाँ पे बनते हैं। उदाहरण इसको बाद नेक्स्ट देखें इसमें। नेक्स्ट रहेगा इसमें स्टाइरिन। 5 नंबर एग्जाम्पल पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है C6H5। वही प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम नाम बोला जाए तो क्या रहेगा, स्टाइरिन। यहाँ पे बनेगा इसमें CH2 CH C6H5N। नाम आएगा इसका पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन एडिशन पॉलीमराइजेशन से सिर्फ मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं, बन गया, साथ में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें बाहर नहीं निकला। तो स्टाइरिन से क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, उदाहरण इसको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देखें एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है CH2
डबल बॉन्ड कार्बन, एक साइड में है CH3 और एक साइड में लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3। एक साथ में पूरे को C डबल O CH3 C डबल O CH3 लिख सकते हैं। ये है यहाँ पे मेथिल मेथेक्रिलेट, मेथिल मेथे एक्रिलेट, ठीक है। यानी इसमें MME शॉर्ट में मेथिल मेथे एक्रिलेट बन गया। यानी ये मोनोमर यूनिट्स है इसकी। प्रोक्साइड लिया जाएगा, ये बॉन्ड वही इस प्रकार से ब्रेक हो गई। आगे ऐसा ही CH2C जुड़ता जाएगा बारी बारी से और यहाँ पे बनेगा CH2 C CH3 C डबल O CH3 और N। नहीं, इसके आगे सेम यही यूनिट बार बार रिपीट होती जा रही है। ये पॉलीमर है, इसके नाम का है, क्या लगाएंगे? पॉली वर्ड लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा? पॉली मेथिल मेथे एक्रिलेट PMMA, शॉर्ट में लिखा जाता PMMA। यही फुल फॉर्म लिखनी आती है इसकी, PMMA की फुल फॉर्म। मोनोमर यूनिट क्या है इसकी? तो MMA मेथिल मेथे एक्रिलेट, और ये इसका क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। खास बात इसकी ये कि एक दो नाम और हैं जिनसे इसको नाम जानते हैं। एक तो इसका नाम रहेगा ल्यूसाइट, ठीक है, और एक बोलते हैं इसको फ्लेक्सी ग्लास। फ्लेक्सी ग्लास और ल्यूसाइट, इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। ये कांच की तरह पारदर्शी होता है। ग्लास वर्ड इसका नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह ग्लास यानी कांच की तरह पारदर्शी होता है, परमेएबल होता है, लेकिन ये कांच की तरह प्रकाश या इस पे गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये कांच नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये परावर्तित नहीं करता। इस कारण से ग्लास नहीं है, लेकिन ग्लास की तरह पारदर्शी है, परमेएबल है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सी ग्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। उदाहरण इसको, ये सारे के सारे जो पॉलीमर लिखे हैं, सारे के सारे पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। और ये जितने भी रिएक्शन, जितने भी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हमने पॉलीमर्स की, उसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है ना CH2 डबल बॉन्ड C, अब यहाँ से CH2 जुड़ा हुआ हो, चाहे दोनों हाइड्रोजन की जगह कुछ भी जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइनिल, विनाइल ग्रुप है ये। इसमें ये विनाइल के कार्बन है। जितने भी यहाँ पे ये जो इनिशिएटर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इस विनाइल वाले डबल बॉन्ड पे क्या करते हैं? विनाइलिक डबल बॉन्ड पे क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं। इस कारण से इस पॉलीमराइजेशन का एक नाम और भी रखा गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? विनाइल पॉलीमराइजेशन भी कहेंगे। इसी को हम विनाइल पॉलीमराइजेशन हम भी कह सकते हैं। विनाइल पॉलीमराइजेशन या विनाइल बहुलकीकरण कहने का कारण क्या है? इसका कहने का कारण ये है कि जितने भी यहाँ पे एक्टिवेटर पदार्थ आते हैं, प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि जितने भी हमने बहुलक पढ़े उसमें सारे के सारे ऐसे ही थे जिसमें ये वाला डबल बॉन्ड था। इसके साथ में इस कार्बन पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आने वाले जितने भी एक्टिवेटर या इनिशिएटर थे वो सारे के सारे इस डबल बॉन्ड पे क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड है, उसको विनाइल डबल बॉन्ड बोलते हैं। इस कारण से इस पॉलीमराइजेशन को हम विनाइल पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार की मैकेनिज्म से होता है ये भी। अब नाम ही इसका विनाइल रख दिया तो एक तो फ्री रेडिकल से होगा, तो इसको हम बोल देंगे विनाइल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और दूसरा आयनिक होगा, यानी उसमें फ्री रेडिकल नहीं बनते, आयनिक यानी केटाइन बन सकते हैं, या फिर जो चेन इनिशिएशन स्टेप में हो सकता है केटाइन बने, हो सकता है एनायन बने। केटाइन एनायन दोनों ही आयन में आते हैं। विनाइल से बनेगा, इस कारण से दूसरी जो मैकेनिज्म वो रहेगी विनाइल आयनिक पॉलीमराइजेशन। ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है हमेशा। इसमें इनिशिएटर प्रोक्साइड रहेगा, इसमें कोई अन्य पदार्थ है वो हो सकता है, कोई भी आयन ही होगा, सीधी सी बात है। आयन है तभी क्या बन रहे हैं? इसमें आयनिक पदार्थों के द्वारा इसमें संश्लेषण होता है। इसमें ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही होता है। ये जो इसके मेथड दोनों विनाइल फ्री रेडिकल वाला और आयनिक पॉलीमराइजेशन वाला, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।